So good morning plus 2 class. How are you all? I hope that you all are fit and fine. As you know very well के CBSE board has added some new topics in your syllabus. So these are the topics which I am making the videos for you. So please go through with these videos or go through with these topics. These topics are not available in your textbook एंड द स्टूडेंट दोज यू हैव टेकन द ओल्ड बुक्स, जिन बच्चों ने कुछ पुरानी बुक्स ली हैं उनमें भी ये नहीं है, नई बुक्स में भी नहीं है क्योंकि नई बुक्स अभी प्रिंटेड नहीं हुई थी बेटा. सो दीज आर अवेलेबल एट द नेट साइट. नेट की साइट पे अवेलेबल है. आप उसमें सिर्फ गूगल में द न्यू टॉपिक्स एडिड बाय CBSE इन +2 क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बस इतना लिख दीजिए और आपको एक PDF फाइल आ जाएगी. बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी आ जाएगी. और मैं भी आपके लिए यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से इन टॉपिक्स को क्लियर करवा दूँ. सो लेट्स स्टार्ट. अर्लियर हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं. अभी हम नेक्स्ट 4th टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे आ रहे हैं. दिस इज़ द सब यूनिट इंडिया. सब यूनिट इंडिया का ये टॉपिक है. लेट्स स्टार्ट. द 21st सेंचुरी इज़ इंडिया इज़ बीइंग सीन एज अ इम्पोर्टेंट एमर्जिंग ग्लोबल पावर. कहता है 21st सेंचुरी के अंदर इंडिया, ऐसा लगता है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वैश्विक पावर के रूप में उभर रहा है. द वर्ल्ड इज़ एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन ए मल्टी डायमेंशन वे. आज पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के इस मल्टी डायमेंशन वे, जिस तरह से इंडिया की पावर जो है वो उभर रही है वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल एरिया में या ग्लोबल दुनिया में, आज इंडिया की जिस तरह से पावर बढ़ती जा रही है उसको दुनिया के देश जो है वो मल्टी डायमेंशन वे में, कई आयामों में उसको देख रहे हैं. द इकोनॉमिक, कल्चरल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ ए कंट्री विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़. कहता है चाहे वो आर्थिक रूप में हो, सांस्कृतिक रूप में हो जो भारत की पोजीशन है, और चाहे वो 135 करोड़ की हमारी जो पॉपुलेशन है उसके रूप में हो, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखाई दे रही है दुनिया को. From the economic perspective, target the goal of a $5 trillion economy, a competitive huge market, an ancient exclusive culture with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe, impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in the 21st century. तो यहाँ ये कह रहा है कि फ्रॉम एन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव, अगर हम देखें कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से आज जो हमारे देश की इकोनॉमी है, टारगेटिंग द गोल ऑफ, लगभग उसके जो टारगेट है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो आज हमारी बनती जा रही है. आज हमारी आर्थिक रूप से इतने हम जो है वो पावरफुल हो चुके हैं. एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट, आज दुनिया में हमारी जो मार्केट है वो एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, एक प्रतिस्पर्धी मार्केट है. एन एंशियंट इंक्लूसिव कल्चर, हमारा जो कल्चर है बहुत ही पुराना है. विद 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, अगर हम बात करें 200 मिलियन पीपल जो इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में इतने लोग जो है वो फैल चुके हैं इंडिया के. इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सेलाइन टू इंडिया एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर. और इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज इंडिया जो है वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो है वो एक नई पावर के रूप में 21st सेंचुरी में एक नई पावर के रूप में उभर रहा है. फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्टिव, द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज़ सेल्फ सफिशिएंट. अगर आज हम अपनी मिलिट्री की बात करते हैं तो इंडिया की मिलिट्री भी जो है वो भी सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर मिलिट्री है हमारी. विद इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हमारे देश के पास आज अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है. मेकिंग इट मोर न्यूक्लियर पावरफुल, जिसने हमें और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है. मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज़ अनदर माइलस्टोन. आज मेक इन इंडिया के कार्यक्रम ने जो स्कीम चलाई गई है, इज़ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम या हमने जो स्कीम चलाई हुई है, एंड साइंस इज़ अनदर माइलस्टोन फॉर इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक नया माइलस्टोन बन चुके हैं. ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इम्पोर्टेंट सेंटर. आज ये सभी चीज़ें जो है वो भारत को एक वर्ल्ड में, आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में भारत को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो
सेंटर प्रदान करती हैं, इम्पोर्टेंट जगह प्रदान करती हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इजराइल। इजराइल के बारे में है, देखिए कहता है शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विद ए पॉइंटर, मतलब ये वैसे तो पॉइंटर से समझाया जाना चाहिए, तो लेकिन मैं फिर भी यहाँ जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, Israel has emerged as one of the most powerful nation of 21st century world in terms of science and technology। 21वीं शताब्दी में इज़राइल जो है वो एक बहुत ही पावरफुल देशों के अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी साइंस के टर्म्स में दुनिया के देशों में 21वीं शताब्दी में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा है। डिफेंस, इंटेलिजेंट, बिसाइड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी के अलावा चाहे वो डिफेंस का एरिया हो, सुरक्षा का एरिया हो, इंटेलिजेंस यानी कि सूचना का चाहे वो एरिया हो, चाहे टेक्नोलॉजी का एरिया हो, चाहे वो साइंस का एरिया हो, मतलब 21वीं शताब्दी का अगर हम कहें तो इज़राइल एक बहुत ही पावरफुल कंट्री के रूप में दुनिया के सामने आया है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़, कहता है सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज़, पश्चिम एशिया के देशों की राजनीति के ज्वलंत राजनीति के बीच में स्थित होते हुए भी इज़राइल हैज़ रीच्ड टू अ न्यू हाइट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। इज़राइल जो है वो आज ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक नई हाइट पर पहुंच गया है। बाय द वर्च्यू ऑफ दिस इन डोमिटेबल डिफेंस पावर्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, sustaining against adversity is a principle with which a small Jewish nation, that is Israel, is placed in the contemporary global politics in general and Arab dominated West Asian particularly। कह रहा है, दोबारा से देखिए, कहता है इज़राइल हैज़ रीच्ड अ न्यू हाइट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज एक वैश्विक स्तर की ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो इज़राइल एक नई हाइट तक पहुंच गया है, एक नए स्तर तक पहुंच गए हैं। स्टैंडिंग बाय द वर्च्यू ऑफ आइडोमिटेबल डिफेंस पावर, अपनी डिफेंस पावर के बलबूते पर, अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेशन किए हैं, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने उद्योगों की चलते हुए, अपने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के चलते हुए, सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी, मतलब सभी तरह की एडवर्सिटी को ख़त्म करते हुए, सभी तरह के एडवर्सिटी जो है वो या जिसको हम बोलते हैं असुविधाओं को ख़त्म करते हुए, द प्रिंसिपल विद ए स्मॉल जूइश नेशन, मतलब एक जू जाति के लोग जो है, और इज़ द प्रिंसिपल मतलब इन सिद्धांतों के अपने चलते हुए एक छोटा सा जूस नेशन, जू यहाँ की जाति के लोग हैं, जैसे अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, तो यहाँ जूस जाति के लोग रहते हैं, तो कहते हैं एक छोटा सा स्मॉल जूस नेशन दैट इज़ इज़राइल इज़ प्लेस इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स, आज के समकालीन विश्व में इज़राइल जो है इज़ ए जर्नल एंड अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन द पर्टिकुलर, जो आज अरब डोमिनेटेड यानी कि अरब के देश जो है डोमिनेट, पश्चिम के अंदर अरब देश जो है वो डोमिनेटिंग पावर शो करते हैं, और एशिया के अंदर तो वहाँ भी अपनी जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक अपनी महत्वपूर्ण जगह जो है इज़राइल बना चुका है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इज़राइल। सो मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। आगे हम बात करते हैं, यहाँ हम यूएनओ की एक एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, उसकी एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनेस्को। द कंप्लीट इज़ यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन का एजुकेशनल, जिसको हम बोलेंगे शैक्षणिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 4 नवंबर 1946। इसको जो था वो 4 नवंबर 1946 को एस्टैब्लिश किया गया था, विद इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस, जिसका कि फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को इज़ ए स्पेशल बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये एक उसकी शाखा है, ब्रांच है। तो कहता है भी ये यूनेस्को जो एक स्पेशल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट एजुकेशन, जिसका मुख्य काम जो है एजुकेशन को प्रमोट करना, नेचुरल साइंस को, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन, मतलब इस सोसाइटी के अंदर सांस्कृतिक और कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो उसको मिला जुला कर, उसकी सारी संस्कृति को मिला जुला के संस्कृति को प्रमोट करना,
एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सब चीज़ें का जो है वो यूनेस्को के द्वारा की जाएंगी। ड्यूरिंग पास्ट सेवरल ईयर्स द स्पेशल वर्क डन बाय यूनेस्को हैज़ बीन टू प्रमोट लिटरेसी। कहते हैं बीते कुछ सालों में यूनेस्को के द्वारा लिटरेसी रेट को जो है वो बढ़ाया गया है। टेक्निकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट मीडिया एट्सेट्रा। और टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग को, मतलब अगर हम बात करें यहाँ यांत्रिकी और एजुकेशन, जो शैक्षणिक ट्रेनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट मीडिया और इंडिपेंडेंट मीडिया को भी आगे बढ़ाने में एक बहुत ज़्यादा यूनेस्को द्वारा रोल प्ले किया गया है, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ है उनके अंदर। ऑल द अक्रॉस इट्स मेंबर नेशन, पूरी दुनिया में यूनेस्को के मेंबर कंट्रीज़ है उन सभी में, चाहे वो हम बात करें शिक्षा की बात करें, चाहे हम बात करें कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की इन टेक्निकल फॉर्म में और एजुकेशनल फॉर्म के अंदर, चाहे मीडिया के रोल को लेकर, इन सभी चीज़ों को ऊपर उठाने में यूनेस्को ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिसेफ। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, कंप्लीट फुल फॉर्म है, एक नंबर में पूछ ली जाती है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिसेफ। द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, नाम इटसेल्फ बता रहा है कि चिल्ड्रन के लिए एमरजेंसी फंड जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था इन 1946। आप देखोगे यहाँ भी ये 1946 को इस्टेब्लिश किया गया है, और यूनिसेफ को जो भी है वो भी 1946 में इस्टेब्लिश किया गया है। तो कहते हैं The United Nations General Assembly as a body whose main task was to collect emergency fund for the children, मतलब ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसका जो मेन टास्क है टू कलेक्ट द एमरजेंसी फंड फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए एक एमरजेंसी फंड को तैयार रखना या बनाना, एंड टू हेल्प देयर डेवलपमेंट वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके लिए पूरी दुनिया में डेवलपमेंट, उनकी उन्नति के लिए पूरी दुनिया में काम करना। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिसेफ हेल्प्स एंड एनकरेज द वर्क्स दैट प्रमोट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड बेटर लाइफ। इसके अलावा यूनिसेफ जो है वो बच्चों की स्वास्थ्य और उससे उनकी बेटर लाइफ के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए जो है वो भी ऐसे काम करती है जो इनसे उनकी हेल्थ और उनकी बेटर लाइफ जो है वो उनको भी प्रमोट करती है, उनको भी आगे बढ़ाने का या उनको अच्छा बनाने का और काम करती है। विद इट्स हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क, इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यूनेस्को के बारे में पढ़ा था, यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में क्लियर लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट, यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट ऑल द 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया के 193 कंट्रीज जो कि यूएनओ के भी मेंबर कंट्री, सारे यूएनओ के मेंबर कंट्रीज़ है, उन सभी के अंदर जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो सक्सेसफुली ढंग से जो है वो काम कर रही है। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है सब के अंदर, 193 कंट्रीज़ के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ILO, वन मोर टॉपिक इज़ देयर, सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। दिस इज़ द ILO, another agency of United Nation organization, the International Labour Organization. So our next topic is International Labour Organization, founded in October 1919. अक्टूबर 1919 में 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बनाया गया था। श्रमिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ जिसको बोलते हैं, विद इट्स हेड क्वार्टर इन जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जिसको बोलते हैं। इज़ ए बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये भी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, ब्रांच कह सकते हो। विच एम्स टू प्रमोट एफिशिएंट कंडीशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड वर्क फॉर वर्कर्स, कहता है जिसका कि मुख्य काम है टू प्रमोट द एफिशिएंट कंडीशन, उचित कंडीशन जो है वो बनाए रखना, फॉर द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए, एंड द वर्क फॉर वर्कर्स, जो भी वर्कर काम करते हैं उनको पूरा सामाजिक न्याय मिले और उनके लिए जो उनके काम करने की जो कंडीशन है वो उचित बनी रहे, थ्रू इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल, जैसे कि लेबर्स के इंटरनेशनल लेवल पर जो लेबर्स के स्टैंडर्ड है उसको बनाए रखना, यानी कि उसके स्तर को बनाए रखना, लेबर्स को किस तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करनी है या उनकी कंडीशन के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। इन एडिशन देयर इज़ एन
इंसेंटिव फॉर वुमेन एंड मेल वर्कर्स, कहते हैं इसके अलावा देयर इज एन इंसेंटिव फॉर वुमेन एंड मेल वर्कर्स, वुमेन्स के लिए और मेल वर्कर्स के लिए भी इंसेंटिव है टू एंगेज इन प्रोडक्शन वर्क। जो कोई भी लोग किसी चीज़ के प्रोडक्शन काम में लगे हुए हैं, किसी चीज़ को बनाने के काम में लगे हुए हैं, एंड टू क्रिएट सेफ्टी, पैरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कंडीशन फॉर देम एट द वर्क प्लेस, ताकि जिस स्थान पर वो काम कर रहे हैं वहाँ उनके लिए पूरी तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उनके लिए उन पे वो पूरी तरह से उनकी रिस्पेक्ट हो, उनको आत्मसम्मान मिले, उनको पूरी तरह से वहाँ सेफ्टी मिले, हर चीज़ का जो है वो वहाँ ध्यान रखने का काम जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो in which we have discussed about the 4 topics, in which 3 topics are there from UNO, 5 topics not at the condition of India in 21st century, then इसराइल के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने यूनेस्को के बारे में पढ़ा एंड फिर यूनिसेफ के बारे में पढ़ा। सो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इनकी एक तो कंप्लीट फुल फॉर्म आप याद रखिए, इनके हेडक्वार्टर को याद रखिए और उनकी एस्टैब्लिशमेंट को याद रखिए। मतलब आपने मेन यहाँ इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जो भी एजेंसीज़ हैं, यूनेस्को जो है वो 4 नवंबर 1946 को बना है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का। फिर यूनिसेफ की बात करें तो ये भी 1946 में बना है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में शामिल है। ILO की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है और 1919 में इसको बनाया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो बेटा। सो प्लीज़ इफ़ एनी क्वेरी इज़ देयर देन यू कैन आस्क टू मी और यू कैन मेक ए कॉल टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।